सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से आज यहाँ एक एक्सटेंशन प्रोग्राम जेंडर, सोसाइटी एंड वायलेंस के थीम पर मुनक़्क़द किया जा रहा है। इसमें मैं आमना तहसीन आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बारहा बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स आए हैं जिन्होंने यकीनन हमें मुतासर किया है। आज का दिन इस यूनिवर्सिटी की तारीख़ में एक नए तरह से, एक नए तर्ज पर लिखा जाएगा कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी मुक़र्रर, एक ऐसी स्पीकर, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिस पर हम जितना भी फ़ख्र करें कम है। मेरी मुराद मैडम कमला भासिन जी से है। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका मैं यहाँ खैर मक़दम करती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन की सदारत, इसको प्रिसाइड प्रोफेसर एच खतीजा बेगम कर रही हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की सदर शोबा हैं। उनसे भी मैं ख्वाहिश करती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारे दरमियान यकीनन एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको सुनने के बाद आप मेरे इन अल्फाज पर दोबारा गौर करेंगे। जब कभी हम किसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके कारनामों के बारे में हम जब जानते हैं, जब वो शख्सियत हमारे सामने मुजस्सम बनकर सामने आ जाती है, तो जो कैफियत होती है वो इस वक्त बिलाशुबा मेरी है। अगर मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएं मैडम का तारुफ़ करवाने में, तो खुदारा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं उसी कैफियत से इस वक्त गुज़र रही हूँ। इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि अपनी उन तमाम इमोशंस को मैम और पूरी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के उन तमाम जज्बात को गुलों में बंद करके आप तक ज़रूर पहुँचा सकती हूँ। आमना तबस्सुम से मैं ख्वाहिश करूँगी कि उन गुलों को मैडम की खिदमत में पेश करें। आमना तबस्सुम से ही मैं ख्वाहिश करती हूँ कि आज के इस इजलास की जो सदारत कर रही हैं प्रोफेसर एच खतीजा बेगम, उनके खिदमत में भी हदिया गुल पेश किया जाए। हाँ, कुछ हिस्सा ज़रूर इस शख्सियत के कारनामों का मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी मैडम की इजाज़त से। और जैसे मैंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपका पूरी तरह से तारुफ़ न करवा पाया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये हिंदुस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी है जिसे यकीनन हिंदुस्तान को जितना भी नाज हो कम है। ये मोहतरमा कमला भासिन जी राजस्थान में पली बड़ी, वहीं से बीए किया महारानीज़ कॉलेज जयपुर से। एमए इकनॉमिक्स भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने मुकम्मल किया। उसके बाद मास्टर्स इन सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट मिंस्टर यूनिवर्सिटी वेस्ट जर्मनी से उन्होंने कामयाब किया और कुछ वक्फे के लिए वहीं लेक्चरर की भी खिदमत अंजाम दी, जहाँ ओरिएंटेशन सेंटर ऑफ द जर्मन फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ इन वेस्ट जर्मनी। गोया इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो एज ए लेक्चरर वहाँ से शुरू हुई, लेकिन बाद में वो जयपुर वापस आई और एक NGO सेवा मंदिर से ये अपने आप को जोड़ ली। ये वो मैं समझती हूँ कि ये वो टर्निंग पॉइंट था मैम का, जहाँ से उन्होंने गरीबों के लिए या ख़ास तौर पर रूरल इंडिया के लिए, विमेन के लिए काम करना शुरू किया।
और एज ए सोशल साइंटिस्ट उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, जिसको हम पिछड़े हुए कहते हैं, उनके लिए दिन और रात यानी अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मैं ये इस तरह से एक फॉर्मल इंटरव्यू में फॉर्मल इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं देना चाह रही हूँ कि शायद वो जज्बात जो मैं इजहार करना चाहती हूँ वो आपके दिल तक ना पहुँच पाएँ, इस तरह से मैं उसको दूसरे तरीक़े से मैं यहाँ कह रही हूँ। तकरीबन इस तरह के कामों से वो 35 ईयर्स से ज़्यादा इसमें जुड़ी है। एक तरह का पूरा सोशल वर्क जिसको बोलते हैं आप, पूरी अपनी ज़िंदगी वक्फ करना जिसको बोलते हैं। ख़ास तौर पर इनके जो एरियाज़ रहे वो she has been actively engaged with issues related to development, education, gender, media and several others for more than 35 years. She began her work for the empowerment of the rural and urban poor in 1972, जैसे कि मैंने कहा, with a voluntary organization in राजस्थान, जो कि मैंने अभी बताया। वहाँ से फिर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ती रहीं और इस तरह के काम करते रहीं कि आज ये एक ऐसी हस्ती के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों ख़वातीन को जीने का हौसला दिया। ख़ास तौर पर ये एज ए जेंडर ट्रेनर के जानी जाती हैं। ख़ास तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये जो काम करती हैं वो इंतहाई तारीफ़ के काबिल, अगर हम कहें तो बहुत कम ये अल्फाज पढ़ते हैं। दूसरी जो मैडम की पहचान है वो है इनकी वो किताबें जो वो जेंडर पर लिखी हैं, ख़ास तौर पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए लिखी हैं। उन किताबों के चंद एक नाम मैं ज़रूर यहाँ पर आपको सुनाना चाहूँगी। इनमें है बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, विमेन इन इंडियाज़ पार्टीशन, लड़की क्या है, लड़का क्या है, व्हाट इज़ पैट्रियार्की, टुवर्ड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिपोर्ट ऑफ ए साउथ एशियन वर्कशॉप ऑन विमेन एंड डेवलपमेंट, हमारी बेटियाँ इंसाफ की तलाश में, grappling with each other, action and theory, report of a South Asian workshop, feminism in South Asia, धमक धम, राइम्स फॉर चिल्ड्रन। ये भी मैडम की शख्सियत का एक पहलू है, ना कि ये न सिर्फ ये वुमेन एम्पावरमेंट या अवेयरनेस के लिए लिखती हैं, बल्कि ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन किताबें लिखती हैं। उल्टी सुल्टी मितू, Are we on the right track? Sharing one earth, formulating projects with people, report of a training program, FFHC, towards empowerment, हमारा शिविर हमारी बात, role and training of development activists, breaking barriers, a South Asian experience of training for participatory development। इसके अलावा एडिटेड बुक्स हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आवर इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, आवर इंडिविजिबल एनवायरनमेंट, प्रेसिंग अगेंस्ट बाउंड्रीज, वुमेन डेवलपमेंट एंड मीडिया, महिला विकास के आयाम एंड विकास के आयाम, रीडिंग ऑन पॉवर्टी, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, द पोजीशन ऑफ विमेन इन इंडिया। ये तो वो किताबें हैं जो खुद इनकी ऑथर्ड हैं या को ऑथर्ड हैं। इसके अलावा ऐसे आर्टिकल्स हैं और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो इन्होंने लिखे हैं। कहीं मैं आखिर में ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि एक गीत मैडम का हम यहाँ सुन भी पाएँ। ज़ोरदार तालियों के साथ एक ऐसी शख्सियत का हम आज यहाँ इस्तकबाल करते हैं। मैडम ने अपने इन कारनामों के साथ दुनिया भर में सफ़र भी किया है, जिसमें ख़ास तौर पर फ़िलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका। मैडम आपने दुनिया भर का सफ़र किया है। मानो कि अपनी एक दुनिया है। इस दुनिया में मैं आमिना तहसीन आपका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा
कि मैडम ने गीत बहुत अच्छे लिखे हैं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत अगर उस एक गीत से हो जाए तो मैं समझती हूँ कि एक बेहद अच्छा मुनासिब मौका ये होगा। रफ़िया नौशीन से मैं ख्वाहिश करती हूँ कि वो मोहतरमा कमला भासिन साहबा का लिखा हुआ एक गीत यहाँ पेश करें और उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए भी ये बहुत ही खुशी का मौका है और जैसे आमिरा मैडम ने अभी बताया कि इतनी खुशी का मौका है कि दिल से खुशी संभाले नहीं संभल रही है, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि जो हमारा इंस्पिरेशन है, जो इस डेवलपमेंट फील्ड के लिए काम कर रही हैं, ऐसी हस्ती अगर हमारे सामने हो तो फिर दिल का काबू में रहना मुश्किल हो जाता है। और मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और 1 बिलियन राइजिंग का जो मूवमेंट था उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो और आपके गाने भी मुझे बहुत पसंद है और मैडम के गाने इतने गीत जो लिखते हैं मैडम इतने अच्छे जोलानी वाले होते हैं कि जब डेवलपमेंट फील्ड में हम कोई वर्कशॉप एक्टिविटी करते हैं तो एक बार अगर गाना शुरू कर दे तो पूरे लोगों में जोश आ जाता है और फिर वो एक्टिविटी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो मैडम का आज का जैसे कि आज का जो टॉपिक है लेक्चर का वो है जेंडर, सोसाइटी एंड वायलेंस यानी तशद्दुद और हिंसा। तो उसी हिंसा के ऊपर मैडम का गीत है, उसी को मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगी। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। बोली है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। हिंसा का नामो निशान हम मिटाएंगे, हिंसा का नामो निशान हम मिटाएंगे। जुल्मी हो बीच बजरिया, तब भागेगी हिंसा। जुल्मी हो बीच बजरिया, तब भागेगी हिंसा। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। परिवार में प्यार और समता बढ़ाएं, परिवार में प्यार और समता बढ़ाएं। हर घर लगे जैसे बगिया, तब भागेगी हिंसा। हर घर लगे जैसे बगिया, तब भागेगी हिंसा। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। पुलिस वालों पे पुलिस हम लगाएं, पुलिस वालों पे पुलिस हम लगाएं। इनको हम पकड़ेंगे, इनको हम पकड़ेंगे, इनकी हम पकड़ेंगे चोरियां, तब भागेगी हिंसा। इनकी हम पकड़ेंगे चोरियां, तब भागेगी हिंसा। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। कोर्ट कचहरी को न्याय हम सिखाएं, कोर्ट कचहरी को न्याय हम सिखाएं। उनका भी बदले नजरिया, तब भागेगी हिंसा। उनका भी बदले नजरिया, तब भागेगी हिंसा। उमड़ी है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। एक बंद खास करके नौजवान और लड़कों के नाम। लड़कों और मर्दों को कोमल बनाए, लड़कों और मर्दों को कोमल बनाए। उनकी भी मटके कमरिया, तब भागेगी हिंसा। उनकी भी मटके कमरिया, तब भागेगी हिंसा।
देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। बोली है देखो सारी दुनिया, अब भागेगी हिंसा। रफ़िया नौशीन, यकीनन इस प्रोग्राम की एक बेहतरीन शुरुआत हुई है, तो आगे भी हमारा प्रोग्राम आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होगा। इस तरह के गीत जागोरी जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अवेलेबल भी हैं। आप तमाम स्टूडेंट से मेरी ख्वाहिश है कि वो ज़रूर सुनें इस तरह के गीत। इसके ऑडियो और बस गीत वीडियोज़ में भी दस्तयाब हैं, ज़रूर देख सकते हैं आप। अब मैं निहायत अदब के साथ मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारी गैदरिंग को एड्रेस करें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आपने मुझे यहाँ बुलाया, वो बहुत करम किया मुझ पे, बहुत बड़ा, क्योंकि पहली मर्तबा मैं आपकी इस खूबसूरत वेल एंडाउड यूनिवर्सिटी में आई हूँ। तो अमीना बीबी, बहुत शुक्रिया। अमीना बीबी से मेरी पहली मुलाकात हुई जब इन्होंने मुझे पिछले साल एक ख़त लिखा और कहा कि ये मेरी 3 किताबों का तर्जुमा करवाना चाहती हैं। तो मैंने जवाब दिया कि नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने कहा इससे बड़ा तो मुझ पर क्या एहसान होगा। तो अब वो किताबों पे काम हो रहा है और मुझे वाकई बहुत खुशी है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उर्दू ज़बान में ये सिर्फ़ 2 या 3 मेरी किताबें छपी हैं, पाकिस्तान के मेरे दोस्तों ने छापी हैं। इन्होंने मेरा बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया। अब उसमें मैं तो छोटी छोटी 2-3 चीज़ें जोड़ना चाहती हूँ। पहली बात तो कि मेरी पैदाइश पंजाब के एक गांव में हुई जो अब पाकिस्तान में है। तो मैं अपने आप को आधी हिंदुस्तानी और आधी पाकिस्तानी मानती हूँ। और दूसरा कि मैं राजस्थान के गांवों में 10वीं मैंने राजस्थान के गांव के स्कूलों से की, सरकारी स्कूलों से की। और इसी वजह से पढ़ने पढ़ाने के बाद मेरा दिल किया कि मैं वापस गांवों में काम करूं। तो जर्मनी की नौकरी से रिज़ाइन करके मैं 1972 में राजस्थान वापस आ गई। तो मतलब 46 बरस हो गए। ये बाल थोड़े तो धूप में सफ़ेद हुए हैं और थोड़े तजुर्बात से हुए। और दोस्तों, सच्ची बात तो इन्होंने बता दी कि मैं एकेडमिक नहीं हूँ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जैसी बस्तियों में आती हूँ तो थोड़ा दिल मेरा धड़कता है, क्योंकि मुझे एकेडमिक बात तो करनी आती नहीं है। जो तजुर्बात से थोड़ा बहुत सीखी हूँ वही लिखा है और उसी की मैं बात करती हूँ। मुझे सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ ने बुलाया है, तो मैं सबसे पहले तो विमेन स्टडीज़ के बारे में 2-3 बातें कह दूँ। मेरा मानना है कि विमेन स्टडीज़ विमेन्स मूवमेंट की बेटी है। अगर विमेन्स मूवमेंट ना होता तो विमेन स्टडीज़ नहीं होती। तो हम विमेन्स स्टडीज़, विमेन्स मूवमेंट वाले अम्मा हैं विमेन स्टडीज़ की। और विमेन स्टडीज़ का मकसद जो है वो डिग्री ले लेना नहीं हो सकता, सिर्फ डिग्री ले लेना नहीं हो सकता। इसका मकसद है दुनिया को बदलना। इसका मकसद है गैर बराबरी से निजात। मेरे ख्याल से तो हर इल्म का, हर शिक्षा का, हर पढ़ाई का मकसद यही होना चाहिए। मगर जो आज मैं देखती हूँ, इल्म या शिक्षा, एजुकेशन सबसे बड़ा ज़रिया है गैर बराबरी फैलाने का। सबसे बड़ा। जितने जुल्म आज पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में कर रहे हैं, अनपढ़ कभी नहीं कर सकते। और हर तरह के जुल्म,
मदर नेचर पर जो जुल्म हो रहे हैं, जितना पोल्यूशन हम पढ़े लिखे अमीर लोग फैलाते हैं वो गरीब बेचारे नहीं फैला सकते। तो विमेन स्टडीज़ पर मैं एक अपनी नज़्म, अगर आपकी इजाज़त हो तो उससे शुरू करना चाहती हूँ कि बहुत ही आसान सी एक कविता है। एक पिता अपनी बेटी को कहता है कि पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? अरे पढ़ने को बेटे काफ़ी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है? तो बेटी को थोड़ा सा ताव आ गया, बोली पिताजी अब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। यानी अगर मैं लड़का होती तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और तब वो बोलना शुरू करती है, कहती है कि पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है। और कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। बोली मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पांवों चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना आप ही घड़ना है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। कई जोर जुल्म को समझना है, सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। हर आलिम से बतियाना है, सो पढ़ना है। हर आलिम से बतियाना है, सो पढ़ना है। मीरा राबिया का गाना गाना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है, सो पढ़ना है। और अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। तो मैं मानती हूं कि औरत के लिए इन सब वजूहात से पढ़ना ज़रूरी है। इसमें डिग्री की बात कहीं नहीं हुई। तो दोस्तों मुझे कहा है कि मैं जेंडर पर बोलूं, तो आप सब तो भैया पढ़े लिखे हो, भैया बहनों सब पढ़े लिखे हो, जेंडर के बारे में जानते होगे। काश एक घंटे की जगह मेरे पास हफ्ता भर होता आप सबके साथ बैठ के, तो मैं तो इनसे कह रही थी कि कभी मौका दो, मैं 3-4 दिन के लिए आऊं, सुबह से शाम तक बैठूं, आपकी पहले सुनूं, जो कि असली बातचीत होती है कि आपकी पहले सुनूं फिर अपनी कहूं। मगर आज मेरी बदकिस्मती है कि मैं खुद पहले बोलूँगी, और मुझे कहा गया कि मैं 1 घंटा ले सकती हूँ, मगर हमने लेट शुरू किया, काफ़ी आधा घंटा लेट शुरू किया। तो अब मैं कितनी देर बोलूँ ये मुझे बता दो, और जब मेरा टाइम हो जाए तो मुझे चुप करा देना। तो दोस्तों जेंडर आप शायद सभी जानते होंगे कि ये कोई कुदरत की बनाई चीज़ नहीं है। जेंडर माशरे की दी हुई डेफिनेशन है कि लड़की क्या है और लड़का क्या है, औरत क्या है और मर्द क्या है। हमें कुदरत ने भी कुछ डेफिनेशनें दी हैं, उसमें यह है कि औरत और मर्द लगभग एक जैसे हैं, करीबन एक जैसे हैं। 2-3 छोटे मोटे फ़र्क हैं हमारे जिस्मों में, और वो जो छोटे मोटे 2-3 फ़र्क हैं जो आप सब जानते हैं, सब यहाँ बड़े लोग बैठे हैं जिनके बीच में ये फ़र्क मौजूद है, वो कुदरत ने सिर्फ एक वजह से वो फ़र्क किए हमारे बीच, और वो वजह है बच्चा पैदा करना। उसके अलावा औरत और मर्द के जिस्म में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की 2 टांगें हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, वही दिल है, वही फेफड़े हैं, वही इंटेस्टाइन्स हैं, वही लिवर है, वही सब कुछ है। सिर्फ थोड़ा सा जो फ़र्क है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है,
और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए कुदरत ने ये फर्क किया औरत और मर्द में। और कुदरत ने मेहरबानी की हम औरतों पे, हमें ज़्यादा जिम्मेदारी दी, हमें ज़्यादा कुव्वत दी। हम अपने जिस्म में नए इंसान पैदा कर सकते हैं और अपने जिस्म से उस इंसान को दूध पिलाकर महीनों तक बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हम कुदरत के शुक्रगुजार हैं। और इस कुव्वत की वजह से पूरी दुनिया ने हमें लाखों सालों तक हमारी पूजा की, या कुदरत की पूजा की या औरत की पूजा की। मर्दाने भगवान तो उसके बाद आए, उसके बहुत बाद आए। तो कुदरत ने नहीं कहा कि औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। उसने सिर्फ ये कहा कि बच्चा ये पैदा करेगी। उसके अलावा कुदरत ने कुछ नहीं कहा कि वो किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नहीं बन सकती, या किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, या वो जहाज़ नहीं चला सकती, या वो सीटी नहीं बजा सकती। और कुदरत ने ये भी नहीं कहा कि लड़के अपनी अम्मी जान के साथ किचन में खाना नहीं बना सकते, या लड़के रो नहीं सकते। कुदरत ने ये सब नहीं कहा। ये जितनी जुमलेबाजी हुई वो माशरे ने की, और माशरे ने कहा कि तुम लड़की हो बीबी, तुम ऐसे तो उठोगी, ऐसे बैठोगी, ये कपड़े पहनोगी, ऐसे तुम्हारे बाल होंगे, तुम इतने बजे घर आ जाओगी, और कभी तुम अपने आप को पूरा ढकोगी, अगर हमें अगर ज़रूरत हुई तो हम तुम्हें नंगा भी नचा सकते हैं। कभी हम तुम्हें बाजार जाने से मना करेंगे और हमारी मर्जी हुई तो तुम्हें बाजारू भी बना सकते हैं। ये कुदरत ने नहीं किया, ये माशरे ने किया। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कुदरत फ़र्क बनाती है। इस कमरे में दो इंसान भी ऐसे नहीं हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। इस कमरे की क्या बात करूँ, पूरी दुनिया में दो इंसान बिल्कुल एक जैसे हों ऐसा नहीं है। 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उनमें से दो भी एक जैसे नहीं है। सो नेचर क्रिएट्स डाइवर्सिटी। कुदरत फर्क बनाती है। हिंदी में कहेंगे तो कुदरत भेद बनाती है। उस भेद को माशरा भेदभाव बना देता है। भेदभाव इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इज हायरार्की, भेदभाव इज ऊंच नीच। कुदरत ने कभी ऊंच नीच नहीं की। उसने नहीं कहा कि गुलाब का फूल गेंदे के फूल से सुपीरियर है। उसने नहीं कहा कि गोरे कालों से सुपीरियर हैं, हाथी चींटियों से सुपीरियर हैं, मर्द औरत से सुपीरियर हैं। कुदरत ने नहीं कहा, ये हमने कहा और हमने बनाया। काय के लिए? अपने मफाद के लिए। जिनके पास पावर थी, जिनके पास सत्ता थी, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये सब चक्कर बनाए और हमें